मूवी की शुरुआत कॉलेज से होती है जहां हीरो एथिरिया अपने दोस्तों के साथ नजर आता है। तभी इसके गांव से इसके मामा का कॉल आता है जो बताते हैं कि इसकी मां का निधन हो चुका है। यह खबर सुनकर एथिरिया तुरंत कॉलेज से गांव के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इसके गांव पहुंचने से पहले ही किसी और समुदायों के द्वारा इसकी मां का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यह बात एथिरिया को अंदर से तोड़ देती है। वेल, नेक्स्ट सीन में एथरिया एफबीआई नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ओपन करता है। इसके साथ इसकी असिस्टेंट स्नेहा भी काम करती है। वेल, एक दिन इसके कॉलेज का दोस्त शिरीष, जो कि किसी एनजीओ में जॉब करता है, इससे मिलने आता है। शिरीष एथरिया से हेल्प मांगता है और बताता है कि नेल्लौर जिले में रेलवे ट्रैक के पास रोज लगभग 5 अननोन डेड बॉडी मिल रही हैं। इन लाशों की पहचान नहीं हो पाती। यह मर्डर है या सुसाइड, इसका भी पता नहीं चलता। ये डेड बॉडी किसी मिसिंग कंप्लेंट से भी मैच नहीं होती। हाँ, इन्हें अनक्लेम्ड डेड बॉडी सेक्शन में जरूर रखा जाता है। अगर कोई आकर पहचान ले तो उसे सौंप दी जाती है, लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद तक इसकी पहचान ना हो तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शिरीष कहता है कि मैं इस केस की तह तक जाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा हूँ। तुम्हें इंटरेस्ट है क्या? तब एथलिया कहता है, तुम तो जानते हो ऐसे केस के लिए मैं मरता हूँ। अगली बार डेड बॉडी मिले तो मुझे बताना। वेल, सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में शिरीष एथेरिया को कॉल करके बताता है कि नेल्लौर जिले के उसी रेलवे ट्रैक के पास फिर से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और एथेरिया को तुरंत वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अब एथेरिया शिरीष के दिए हुए इस पते पर यहाँ पहुंच जाता है और डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर को एथेरिया के यहाँ मौजूदगी पर शक होता है और एथेरिया को थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर देता है। एथेरिया इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक फेमस डिटेक्टिव हूँ और मैं उस डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने गया था, लेकिन इंस्पेक्टर इसकी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। कुछ ही समय बाद स्नेहा और शिरीष भी यहाँ पहुँच जाते हैं। शिरीष इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि यह एक फेमस डिटेक्टिव है, मैंने ही उसे उस पते पर भेजा था उस डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर इनको भी मना कर देता है और कहता है कि अगर इसे छुड़ाना है तो बेल लेकर आओ और छुड़ा कर ले जाओ। लेकिन आज तो कोर्ट की छुट्टी होती है और इस वजह से एथरिया को एक दिन लॉकअप पर ही रहना पड़ेगा। वेल, शिरीष और स्नेहा यहाँ से चले जाते हैं। अब लॉकअप के अंदर पहले से कई कैदी भी मौजूद होते हैं। उनमें से एक कैदी से मिलने उसका वकील आता है और बताता है कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बेल नहीं मिल रही। यह सुन एथरिया को उसे एक आइडिया देता है जिससे बेल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी के कैदी यह सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और सब एथेरिया को सर सर कहकर पुकारने लगते हैं। ये सब भी इससे बेल की आइडिया मांगते हैं और धीरे धीरे एथेरिया सब कैदियों से दोस्ती कर लेता है और जेल में माहौल बन जाता है। वेल, अब शाम होती है। कुछ ही समय बाद एक बूढ़ा व्यक्ति भी जेल में लाया जाता है। इसका नाम मूर्तिकार है। यह बहुत उदास और चुपचाप रहता है। एथेरिया इससे भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यह पहले तो कुछ नहीं बोलता। कुछ वक्त बाद धीरे धीरे खुलता है और बताता है कि इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था दिव्या। दिव्या गरीब बच्चों में किताब बांटा करती थी और दूसरों की मदद करती थी। 18 तारीख को मेरी बेटी दिव्या किसी काम के सिलसिले में ओंगुल गई हुई थी। उसी दिन उसने मुझे कॉल किया और रोते हुए बोली, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो तीनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। 3 अलग अलग नंबर से मुझे धमकी के कॉल आ रहे हैं और फिर अचानक उसका फ़ोन कट हो गया बेटा। दोबारा उसका नंबर मिलाना चाहा लेकिन कॉल नहीं लगा। मैं तुरंत ओंगुल पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पुलिस ने मुझे बताया कि आज एक लड़की की लाश आई है, जाओ पहचानो। जब मैंने देखा वो मेरी बेटी दिव्या ही थी बेटा। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब पुलिस ने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया और
और मुझे ही जेल में डाल दिया। बेटा, 2 दिन बाद मुझे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह सुन एथेरिया उससे पूछता है, आपने बताया था कि आपकी बेटी को 3 अलग-अलग नंबर से धमकी के कॉल आ रहे हैं। क्या आपको वो नंबर याद है या उन लोगों को आप जानते हैं? मूर्तिकार कहता है, नहीं बेटा, मैं उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा शायद उनके नंबर किसी काम आ जाएं, इसलिए मैंने बेटी के फ़ोन से वो नंबर नोट कर लिए। ये लो, यही वो 3 नंबर हैं और ये मेरी बेटी की फ़ोटो है, यही दिव्या है। उस रात एथेरिया और मूर्तिकार दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह एथेरिया की जमानत हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद भी इसका दिमाग मूर्तिकार और दिव्या के केस में ही उलझा रहता है। स्नेहा जब इससे पूछती है तो एथेरिया कहता है, ये केस हमारे पास खुद चल कर आया है, इसलिए अब हम इस पर ही काम करेंगे। फिर वह स्नेहा से तीनों नंबर की डिटेल्स निकलवाता है। डिटेल्स निकालने के बाद स्नेहा बताती है, पहले नंबर अजय नाम के आदमी का है, दूसरा नंबर हर्षा नाम के आदमी का है, तीसरे नंबर पर कोई फोटो नहीं है, लेकिन यह एक लड़की का है जिसका नाम वसुधा है। अब एथेरिया सबसे पहले डिलीवरी बॉय बनकर अजय के घर जाता है। यहाँ अजय की पत्नी से मिलता है। अजय की पत्नी बताती है अजय घर पर तो नहीं है, और फिर एथेरिया के पूछने पर बताती है कि 18 तारीख को तो अजय अंगुल गए हुए थे। फिर एथेरिया हर्षा के घर पहुंचता है। यहाँ भी एथेरिया हर्षा की पत्नी से मिलता है। हर्षा की पत्नी भी बताती है कि हर्षा 18 तारीख को अंगुल गए हुए थे। इस बीच स्नेहा वसुधा के एड्रेस पर पहुंचती है, लेकिन वहां रहने वाली औरत बताती है कि यहाँ कोई वसुधा नहीं रहती, हम किसी वसुधा को नहीं जानते। यह सुनकर स्नेहा खाली हाथ वापस लौट आती है। इसके बाद एथेरिया और स्नेहा साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। एथेरिया कहता है हम दोनों को इन्हें अलग अलग फॉलो करना होगा। हर्षा शक्ल से थोड़ा खतरनाक लगता है, इसलिए इसका पीछा तुम करोगी और अजय का पीछा मैं करूंगा। वेल, सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में एथेरिया अजय को फॉलो करने लगता है, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी हर्षा का पीछा कर रही होती है। स्नेहा यहाँ मॉल के अंदर देखती है कि हर्षा किसी अनजान व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है। यह देखकर स्नेहा को हर्षा पर शक होता है। इधर दूसरी तरफ एथेरिया भी अजय पर नजर रखा हुआ होता है, लेकिन अचानक एथेरिया के बगल में खड़े ठेले से नारियल और हंसिया गिर जाता है। एथेरिया उसे उठा कर देता है। फिर अजय वह मॉर्चुरी की तरफ निकल पड़ता है और एथेरिया इसका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच जाता है। ये सिलसिला 2 से 3 दिन तक चलता है। आखिरकार आखिरी दिन हर्षा और अजय एक जगह पर मिलते हैं। यह सब एथेरिया और स्नेहा देख रहे होते हैं। एथेरिया कहता है, रेलवे ब्रिज, मॉर्चुरी, मुझे लगता है ये लोग रेलवे ट्रैक पर मिलने वाली डेड बॉडी से जुड़े हुए हैं। ये जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इतने टेंशन में नजर आ रहे हैं। वेल, अब रात काफ़ी हो चुकी होती है। एथेरिया और स्नेहा घर की तरफ लौट रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एथेरिया को किसी का कॉल आता है। कॉल खत्म करने के बाद उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। एथेरिया चौंक कर कहता है, दिव्या तुम? वह दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारे पिता को लगता है कि तुम मर चुकी हो। यह सुनकर लड़की डर जाती है और तुरंत अपने पापा को बुलाती है, जो कि उस बस पर सवार होते हैं। उसके पापा नीचे आते हैं और एथेरिया पर गुस्सा करने लगते हैं कि मैं इसका पापा हूँ। एथेरिया हैरान रह जाता है क्योंकि यह सचमुच दिव्या ही थी, लेकिन उसके पिता तो मूर्तिकार थे। एथेरिया तुरंत मूर्तिकार से मिलने जेल पहुंचता है, लेकिन पुलिस वाला रिकॉर्ड चेक करने के बाद कहता है यहाँ कोई मूर्तिकार नाम का कैदी नहीं है। यह सुनकर एथेरिया और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर यह उसी पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां मूर्तिकार से पहली बार मिला था। इंस्पेक्टर से पूछता है, मूर्तिकार कहाँ है? इंस्पेक्टर हंसकर कहता है, कौन मूर्तिकार? उसका नाम तो गोपालम था, दारू पीकर हंगामा कर रहा था, इसलिए जेल में डाला था। 1 नंबर का बेवड़ा है, अगले दिन ही छोड़ दिया हमने।
लेकिन एथेरिया को इंस्पेक्टर की बात पर विश्वास नहीं होता। सीन यहाँ कट होता है नेक्स्ट सीन में। अब एथेरिया अंगुल जाकर पुलिस स्टेशन जाकर दिव्या के नाम से रजिस्टर्ड केस के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर बताता है हमें उस दिन एक डेड बॉडी मिली तो थी, लेकिन वो किसी दिव्या की नहीं थी, वो तो एक मेल डेड बॉडी थी। यहाँ किसी दिव्या नाम की लड़की का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। यह सुनकर एथेरिया और परेशान हो जाता है। यह कहता है कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। वेल, नेक्स्ट सीन में एथेरिया और स्नेहा लौटते वक्त एक ढाबे पर रुकते हैं। तभी न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। आज एक व्यक्ति अजय की हत्या कर दी गई। स्क्रीन पर जिस अजय की फोटो दिखाई जाती है वही अजय था जिसे एथेरिया पिछले कई दिनों से फॉलो कर रहा था। अब पुलिस भी यहाँ आ जाती है और एथेरिया को अजय के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लेती है। अब एथेरिया फिर से जेल के अंदर बंद हो जाता है। जेल के अंदर एथेरिया कैदियों को योगा सिखा रहा होता है। तभी इसका दोस्त शिरीष और असिस्टेंट स्नेहा से मिलने आते हैं। शिरीष कहता है यार तुम पुलिस वालों को क्यों नहीं बताते कि तुमने कुछ नहीं किया, यहाँ आराम से योगा कर रहे हो, एकदम चिल हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एथेरिया जवाब देता है क्या बताऊं, जिस दिन अजय का मर्डर हुआ उस दिन हॉस्पिटल और एटीएम के सीसीटीवी में मेरा फुटेज है। साफ दिख रहा है कि मैं अजय का पीछा कर रहा हूँ। अब अगर मैं पुलिस वालों को कह दूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो ये लोग मुझे उल्टा बर्फ में लटका देंगे और मारेंगे। वेल, इसके बाद एथेरिया पूछता है हर्षा कहाँ है। स्नेहा हर्षा को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। स्नेहा और शिरीष हर्षा के घर जाते हैं जहां पता चलता है कि हर्षा का भी मर्डर हो चुका है। फिर ये दोनों वापस पुलिस स्टेशन आते हैं जहां इंस्पेक्टर बताता है कि हर्षा और अजय के मर्डर के हथियार पर सिर्फ एथेरिया के फिंगरप्रिंट मिले हैं। इसका मतलब एथेरिया के खिलाफ केस मजबूत हो चुका है। यह सुनकर एथेरिया स्नेहा और शिरीष को कहता है रुको, जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ उसी दिन मूर्तिकार मेरे सेल में आया था। मैंने सोचा एक बूढ़े व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ और केस सॉल्व करूँगा तो मेरे एजेंसी का नाम रोशन होगा। लेकिन अब साफ है ये केस मुझे फंसाने के लिए मेरे पास भेजा गया था। वो फिंगरप्रिंट भी उसी चाकू से मिले होंगे जिसे मैंने सड़क पर नारियल वाले को हंसिया उठा कर दिया था। और वो बूढ़ा, उसने तो अपना नाम मूर्तिकार बताया था जबकि उसका असली नाम गोपालम है। उसने सब झूठ बोला। यह सब सुनकर शिरीष गुस्से में कहता है देखो एथेरिया, मैं किसी भी तरह तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम इस केस को भूल जाओ, अपने आप को शेरलॉक होम्स मत समझो। एथेरिया मुस्कुराकर जवाब देता है हाँ, शेरलॉक होम्स तो कहानी का किरदार है, एजेंट साई श्रीवास्तवा असली है। दरअसल एजेंट का पूरा नाम एजेंट साई श्रीवास्तवा है। किसी ने बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, मुझे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब केस मज़ेदार हो गया है। जब तक इनको पकड़ नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद एथेरिया प्लान बनाता है हमें 3 काम करने होंगे। अजय और हर्षा को मरने से पहले जिन जिन लोगों से मिले हैं उनकी पूरी लिस्ट निकालनी होगी। दूसरा, वसुधा जिंदा है, मरी है, या फिर वसुधा नाम की कोई लड़की है भी या नहीं, ये पता करना होगा। तीसरा, मुझे बेल मिल सकती है क्या, क्योंकि जिस वक्त अजय का मर्डर हुआ मैं और स्नेहा मूर्तिकार से मिलने जेल गए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज साफ करेगा कि उस टाइम मैं वहां नहीं था। शिरीष और स्नेहा सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाते हैं और एथेरिया को 5 दिन की बेल मिल जाती है। शर्त यह रहती है कि उसे रोज पुलिस स्टेशन आकर साइन करना होगा। अब एथेरिया और स्नेहा जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कोई अजनबी शख्स इनका पीछा कर रहा है। इसके बाद दोनों वहीं पहुंचते हैं जहां एथेरिया पहले अजय को फॉलो करता था। पूछताछ करने पर पता चलता है अजय असल में रेलवे ट्रैक के पास मिलने वाली अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की जांच कर रहा था। हर्षा क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट था और वही केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। स्नेहा फिर अजय की पत्नी से मिलती है।
पूछताछ करने पर पत्नी एक रिपोर्ट फाइल देती है। उस फाइल में लिखा होता है कि 18 तारीख को अजय और हर्षा दोनों अंगुल गए हुए थे रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडीज की फोटो खींचने। इसके बाद ये लोग हर्षा के घर पहुंचते हैं। बाहर पुलिस हवलदार पहरा दे रहा होता है, लेकिन मौका देखकर एथेरिया और स्नेहा चुपके से अंदर घुस जाते हैं। घर में सर्च करने पर स्नेहा को एक फाइल मिलती है। स्नेहा कहती है यह वही फाइल है जो मैंने मॉल में हर्षा को किसी से लेते हुए देखी थी। फाइल खोलते ही उसमें एथेरिया का नाम और एड्रेस लिखा होता है। यह देख एथेरिया दंग रह जाता है। अब ये दोनों वापस घर के लिए लौटने लगते हैं। तभी स्नेहा याद करती है कि उसका फ़ोन तो घर के अंदर ही छूट गया है। वो अंदर फ़ोन लेने के लिए जाती है और एथेरिया बाहर कार में इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक पीछे से कोई अजनबी एथेरिया पर हमला कर देता है। जान से मारने ही वाला होता है कि स्नेहा वापस आ जाती है। उसे देखकर आदमी भाग जाता है। यहीं एथेरिया समझ जाता है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। इसी वक्त वही इंस्पेक्टर यहाँ आता है जो जेल में एथेरिया की बातें सुन रहा था। अब साफ हो जाता है कि यह इंस्पेक्टर बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान है और केस में मदद करने के लिए आया है। स्नेहा को उस हमलावर की बाइक का नंबर याद होता है। ट्रैक करने पर पता चलता है कि वह शख्स दरअसल एक कांस्टेबल है, वही जिसने मॉल में हर्षा को वो फाइल दी थी। इंस्पेक्टर पूछताछ करता है तो कांस्टेबल सच बोल देता है। हर्षा ने रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी की जांच करते वक्त एथेरिया को देखा था, इसलिए वह एथेरिया से मिलना चाहता था, लेकिन उस टाइम एथेरिया जेल में था, इसलिए उसने तुम्हारा पता मांगा और मैंने उसे दे दिया। अब एथेरिया को समझ आता है कि अजय और हर्षा उससे मिलना चाहते थे ताकि मिलकर उस अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज का सच पता लगाया जा सके, लेकिन किसी ने उन दोनों को मरवा दिया और उनका इल्जाम उसी पर डाल दिया। तभी एक बूढ़ा शख्स थाने में आता है, रोते हुए कहता है मेरी बेटी गुम हो गई है। वो लाल कपड़े पहनी हुई थी, हाथ पर टैटू है, उसका नाम वसुधा है। उसी समय खबर आती है कि रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की लाश मिली है। ये लोग वहां पहुंचते हैं। लड़की का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा होता है, पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन हाथ पर बना टैटू देखकर बूढ़ा रो पड़ता है, ये मेरी बेटी है। इसी बीच इंस्पेक्टर आता है और फिर से एथेरिया पर शक करता है। ये मर्डर भी तूने ही किया है एथेरिया, अब की बार तुझे जेल जरूर भेजूंगा। दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी एज अ ऑडियंस हम देखते हैं वही शख्स जो कि शुरू में इनका पीछा कर रहा होता है यहाँ भी मौजूद होता है, मगर इस बार ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और अपने ऑफिस ले आते हैं। इससे सख्त पूछताछ करने पर यह बताता है कि मेरा नाम बॉबी है, मैं भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं 2 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मुझे रेलवे ट्रैक के पास एक डेड बॉडी मिली थी और तभी किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर शक करना चाहिए। ये सुनकर एथेरिया हंसता है और कहता है समझे बॉबी, उन्होंने हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया। पहले मुझे हर्षा और अजय के पीछे लगवा कर फिर उनका मर्डर करके इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। अब जबकि मुझे बेल मिल चुकी है, अगला प्लान है मुझे ही मार देना और मर्डर का इल्ज़ाम तुम पर डालना। कमाल का खेल खेला है। अब एथेरिया पूरी तरह पिक्चर क्लियर कर देता है। वो सीरीज से रेलवे ट्रैक पर मिली अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की पूरी लिस्ट मंगवाता है। लिस्ट देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पिछले 6 महीने में कुल 52 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं। ज़्यादातर बॉडीज रेलवे ट्रैक या रेलवे ब्रिज के पास मिली हैं, अंगुल, नेल्लोर और बाकी जगहों पर। सब केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब बॉडीज की मौत नेचुरल डेथ थी, मर्डर नहीं। एथेरिया समझाता है ये बॉडीज यहाँ लाई नहीं जाती, इन्हें किसी ट्रेन से फेंका जाता है और वो ट्रेन कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि मालगाड़ी होगी। पैसेंजर ट्रेन में कोई ना कोई देख ही लेता।
अथरिया के कहता है, टाड़ा और काकीनेड़ा के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन आते हैं उनमें सिर्फ एक छोटा रेलवे स्टेशन है, आरंबाकम। यहाँ ट्रेन आधे घंटे के लिए रुकती है। यहाँ से बॉडीज चढ़ाई जाती हैं और तमिलनाडु बॉर्डर पार करते ही कहीं भी फेंक दी जाती है। अब सब तय करते हैं, सच का पता लगाने के लिए उन्हें आरंबाकम जाना ही होगा। आरंबाकर पहुंचकर ये लोग स्टेशन मास्टर से पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी दीवार पर एक फोटो नजर आती है। वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि गोपालम उर्फ मूर्तिकार की होती है। आखिरकार गोपालम को पकड़ लिया जाता है। वो नशे में धुत होता है। कुछ देर बाद यह होश में आ जाता है। इसे बांध कर सख्ती से पूछताछ की जाती है और यहीं से असली कहानी सामने आती है। गोपालम सच उगलना शुरू करता है। यह बताता है, 3 साल पहले तक हमारे पास कोई काम नहीं था। हम गांव-गांव भटकते रहते थे। तभी एक दिन मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा, कुछ लाशें हमें बॉर्डर तक ले जाकर जलानी हैं और हर बॉडी के 5,000 मिलेंगे। डेली 5 से 7 डेड बॉडीज आती थी। हमारा काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो जंगल में लाशें जला रहे थे, तभी फॉरेस्ट पुलिस ने पकड़ लिया। सायरन की आवाज़ सुनते ही हम भाग गए। कुछ दिनों के लिए काम बंद हो गया। कुछ हफ्तों बाद फिर से कॉल आया। इस बार काम बदल गया था। अब उन्हें लाशें जलानी नहीं थी, बल्कि लाशों को जंगल तक ले जाकर 6-7 घंटे तक वैन में रखना होता था। उसके बाद वही लाशें वापस देकर कहा जाता कि इन्हें ट्रेन से कहीं फेंक दो। समझ ही नहीं आता था कि ये लोग 6-7 घंटे लाशों के साथ क्या करते हैं उस वैन में। धीरे धीरे गोपालम को असली खेल समझ आने लगा। ये कहता है, हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा में अस्थियां बहाने से आत्मा को मोक्ष मिलता है, लेकिन हर किसी के पास काशी ले जाने के पैसे नहीं होते। उन गरीब परिवारों को झांसा देकर, पूजा पाठ दिखाकर, भरोसा दिलाकर उनकी लाशें हमें दी जाती थीं। कहा जाता था, हम काशी ले जाकर अंतिम संस्कार करेंगे, मगर हकीकत ये थी कि वो लाशें ट्रेन से बाहर फेंक दी जाती थी। धीरे धीरे आसपास के गांवों में इनकी चर्चा होने लगी। लोग भरोसा करने लगे। लाशों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये लोग कभी काशी नहीं जाते थे। गोपालम कहता है, पिछले महीने मैं बीमार पड़ गया। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा। इस दौरान 10 लाशें पड़ी रह गई। फिर उनका कॉल आया, जल्दी लाशें ठिकाने लगाओ। लेकिन मैं हॉस्पिटल से नहीं निकल सका। मैंने अपने दोस्त को भेजा, वो भी घर वापस नहीं आया। फिर कॉल आया, काम अभी कुछ दिन के लिए रोक दो। इसके बाद उन्होंने मुझे इसके बाद उन्होंने मुझे 3 नंबर और एक लड़की की फ़ोटो भेजी और कहा, एथेरिया को एक कहानी सुनानी है। यहीं एथेरिया बीच में पूछता है, वो लोग जंगल में लाशों को 7-8 घंटे क्यों रखते थे? वहाँ क्या करते थे? गोपालम कहता है, मुझे नहीं पता, हमें कभी नहीं बताया गया। लेकिन एथेरिया को अब सब सच समझ में आ जाता है। यह कहता है, अब सब क्लियर हो चुका है। वो लोग लाशों के फिंगरप्रिंट निकालते थे। मौत के बाद फिंगरप्रिंट लेना आसान नहीं होता, क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन रुक जाते हैं। इसलिए 7-8 घंटे तक केमिकल्स और लैब सेटअप में प्रोसेस करके ये लोग फिंगरप्रिंट रीस्टोर करते होंगे। फिर एथेरिया सबके सामने सच खोलता है। इन फिंगरप्रिंट को फेक डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी देश में हुए मर्डर केस में ये नकली फिंगरप्रिंट प्लांट करके इन्वेस्टिगेशन को गुमराह किया जा सकता था। नकली वोटर आईडी, नकली पासपोर्ट, यहाँ तक कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तक में इनका इस्तेमाल हो सकता है। और चूंकि लाशें रेलवे ट्रैक पर मिलती थीं, सरकार खुद ही उनका अंतिम संस्कार कर देती थी। यही लूपहोल था जिसका फ़ायदा उठाकर उनका धंधा
चल रहा था। अब एथेरिया को अचानक अपनी माँ की याद आती है। वो मामा को कॉल करते हैं और पूछते हैं माँ का अंतिम संस्कार किसने किया था। मामा सच बताते हैं, कुछ लोग आए थे और कह कर ले गए कि माँ को काशी ले जाएंगे। ये सुन एथेरिया टूट जाता है, रोने लगता है कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख भी नहीं पाया और शायद उसकी माँ की लाश के साथ भी यही गंदा खेल हुआ था। अब एथेरिया के लिए ये केस सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि उसका पर्सनल हो चुका है। अब एथेरिया और बॉबी फिर से ऑफिस लौटते हैं। वो लाश के पास पड़ी ताबीज की फोटो को देखते हैं। एथेरिया को अचानक समझ आता है गोपालम हमेशा लाश से ताबीज निकाल लेता था ताकि पहचान ना हो पाए, लेकिन उस दिन जब लाश फेंकने के लिए कोई और आया उसे यह बात नहीं पता थी कि ताबीज निकालना जरूरी है। शायद इसलिए वो लोग उस लाश को वापस लेने आए। लेकिन उसी वक्त हर्षा और अजय वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने हमें भी देख लिया। वहीं से उनका पूरा प्लान बन गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और स्नेहा हर्षा और अजय के कॉलेज पहुंचते हैं। प्रोफेसर बताते हैं हर्षा, अजय और वसुधा ये तीनों दोस्त थे। ये लोग रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि कैसे कुछ लोग धर्म के नाम पर मासूमों को बेवकूफ़ बनाते हैं। स्नेहा फाइल्स और फुटेज को अपने साथ ले आती है। एथेरिया जब उन फाइल्स को देखता है तो सच सामने आता है। रेलवे ट्रैक के पास जो भी लाशें मिली उन पर कभी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही नहीं हुई। बस एक केस था, बूढ़ा आदमी जिसने अपनी बेटी वसुधा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। लेकिन फुटेज में एथेरिया देखता है वसुधा के हाथ पर कोई टैटू नहीं था, जबकि मिसिंग रिपोर्ट में साफ लिखा था कि लड़की के हाथ पर टैटू था। यानी वसुधा अभी भी जिंदा है। अब एथेरिया बोलता है वो बूढ़ा आदमी और वसुधा दोनों इस खेल के पीछे हैं। यहाँ बॉबी हैरान होकर पूछता है लेकिन उन्होंने अपनी मौत का नाटक क्यों किया। एथेरिया समझाता है उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की। पहली बार कहा कि दिव्या मर गई है और हर्षा अजय का इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। अगर ये साबित हो जाता तो मैं 10 साल के लिए जेल चला जाता। लेकिन उनकी दो गलतियां हो गई। पहली, दिव्या मिल गई। दूसरी, अजय की मौत के वक्त सीसीटीवी फुटेज ने साबित कर दिया कि मैं वहां था ही नहीं। सिनेहा कट होता है। अब असली प्लानर सामने आते हैं, वसुधा और उसका बाप। दरअसल कुछ समय पहले का सीन दिखाता है जहां वसुधा कहती है पहले तो हमारे लिए सिर्फ हर्षा और अजय खतरा थे, लेकिन अब एथेरिया भी हमारे लिए खतरा बन चुका है। अगर ये तीनों आपस में जुड़े तो हमारा राज खुल जाएगा, खासकर इस ताबीज का राज। ये गोपालम को कहती है जेल में जाकर एथेरिया को कहानी सुनाओ, उसे गुमराह करो, अजय और हर्षा के नामों में उलझा दो। जब तक उसे मेरे बारे में पता नहीं चलेगा वो उन्हीं के पीछे भागेगा। फिर हम अजय और हर्षा को खत्म कर देंगे और उनके खून का इल्जाम एथेरिया पर डाल देंगे। सीन प्रेजेंट में आता है। एथेरिया कहता है मैं वसुधा की सच्चाई जानने ही वाला था, लेकिन उसके बाप ने आकर गुमराह कर दिया कि उसकी बेटी मर चुकी है। हमने मान भी लिया कि वो वसुधा की लाश है। दरअसल 3 क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट में से 2 ने अच्छाई का काम चुना, लेकिन तीसरी वसुधा ने बुराई का रास्ता चुना और इसी वजह से तीनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। सिनेहा कट होता है। एज ऑडियंस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वसुधा भागने की तैयारी कर रही है, लेकिन अथेरिया, बॉबी और टीम एक कंपनी के पैम्पलेट से उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। फाइनली वसुधा और उसका बाप पकड़े जाते हैं। यहाँ एथेरिया सबके साथ एक सेल्फी लेता है और केस सॉल्व हो जाता है। बॉबी अपने शहर लौटने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में एथेरिया अपनी माँ की कब्र के सामने बैठा होता है। स्नेहा पूछती है आप जानते हैं आपकी माँ की बॉडी यहाँ नहीं है, फिर भी आप यहाँ क्यों आते हैं। एथेरिया मुस्कुराता है और कहता है एजेंट एथेरिया जानता है कि माँ यहाँ नहीं है, लेकिन एक बेटे के लिए माँ हमेशा यही है। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि स्नेहा पूछती है लोग इन्हें कैसे मान लेते थे, इतना बड़ा धंधा कैसे चल रहा था। एथेरिया जवाब देता है एक ताबीज बांध दो, लोग मान लेंगे।
कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे, लोग डर जाएंगे। कहीं बलि चढ़ाने से खजाना मिलेगा, लोग मान लेंगे। लोग हमेशा चाहते हैं उनके साथ अच्छा हो और डरते हैं कि उनके साथ बुरा ना हो जाए। यही डर इंसान को अंधविश्वास में ढकेल देता है। और ये लोग इंसानों के साथ नहीं बल्कि उनकी आस्था के साथ धंधा कर रहे थे। वेल मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।